Hello everyone. I myself Priya Divedi, diet consultant Brahmananda Narayana Multi-Speciality Hospital. Today I am here with Dr. Ashwini Kumar Jaswal. Hello sir. Senior physician and diabetologist. So today we will discuss all these aspects of diabetes to give you a benefits. First of all, I want to explain what is diabetes. डायबिटीज जिसे हम कॉमन बोलचाल की भाषा में मधुमेह रोग कहते हैं, जो आज वर्ल्ड के लगभग 60% पॉपुलेशंस जो है उसको अफेक्ट किए हुए है। और हमारा देश जो इंडिया है वो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जाने कि ये होता क्या है। डायबिटीज मेलिटस जिसे मधुमेह रोग कहते हैं, इसको बाय डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि इस रोग में हमारे बॉडी जो है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक 3 क्राइटेरिया डाला है जो डायबिटीज़ को जिसके आधार पे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। नंबर 1 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक हो। नंबर 2 क्राइटेरिया इज पोस्ट पैरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि फूड इंटेक के 2 घंटे के बाद लिया जाता है, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक हो। और तीसरा एक एवरेज होता है, जैसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आम बोलचाल की भाषा में HbA1c कहते हैं, मोर देन 7% हो। अगर किसी पर्सनस में ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसे हम लोग डायबिटीज मेलिटस के श्रेणी में रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन। अब है कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस मेनली 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जिसे हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इसमें बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट बंद हो जाती है। जो हमारे शरीर में बीटा सेल्स पैंक्रियाज के अंदर होते हैं, जहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसमें बॉडी जो होता है वो पूरी तरह से एक्सोजीनस इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाती है, और वो उसके थेरेपी में भी हम लोग इंसुलिन थेरेपी से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम लोग नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस करते हैं। ये मोस्ट कॉमन है। 80% पॉपुलेशंस जो होते हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस ही देखने को मिलते हैं। बाय डेफिनेशन इसमें बॉडी जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करती है, बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाता है। और दूसरा होता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाने लगती है, जिसमें बॉडी जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन हमारा जो बॉडी का सेल्स है वो ग्लूकोज को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाती है। इसके कारण उसका होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं होता है और वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो इसे हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। कि हाउ टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, मैंने पहले भी बताया है कि यह एक मोस्ट कॉमन टाइप का डायबिटीज मेलिटस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि डायबिटीज मेलिटस को प्रेसिपिटेट करता है। इसमें नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा ओवरवेट। आजकल बॉडी वेट जो है बहुत सारे लोगों में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है बॉडी वेट बढ़ने लगता है, और उसका BMI जो है अगर किसी पर्सन्स में 30 से ऊपर आने लगता है तो वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का। क्योंकि बॉडी वेट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। जितना ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ेगा, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होते हैं बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं, तो ग्लूकोज इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है सेल के द्वारा नहीं कर पाती है। तो इस कारण जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। तो पहला रिस्क फैक्टर ये हुआ। दूसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, जो कि अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन्स को, क्लोज सिबलिंग्स को, जैसे फादर हुए, मदर हुए, ब्रदर हुआ, उसमें अगर डायबिटीज मेलिटस है तो उसके क्लोज रिलेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है इन फ्यूचर कि डायबिटीज़ से वो ग्रसित हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। अनहेल्दी डाइट्स मीन्स कि
हम लोग जिस प्रोपोर्शन में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस प्रोपोर्शन में हम अपने कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते हैं। सो एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो आपको एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसके कारण बॉडी वेट भी बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अनहेल्दी डाइट्स में जैसे कि हम लोग बहुत सारे जंक फूड्स लेते हैं, हाई कैलोरी डाइट्स में फैटी में प्रोडक्ट्स लेते हैं, ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, प्रोटीन का कम सेवन करते हैं। तो ये सब जो है अनहेल्दी डाइट्स हैं जो कि प्रेसिपिटेट कर सकता है इन फ्यूचर डायबिटीज मेलिटस को। तीसरा जो रिस्क फैक्टर्स है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। मैंने पहले ही बोला कि आजकल लोग जो है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है उस रिस्पॉन्स में। वो जैसे कि बहुत कम ही पर्सन्स है जो कि अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जो है एरोबिक एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक सब करना। और उस प्रोपोर्शन में हम लोग जो है अपने डाइट हैबिट्स को सुधार नहीं पाते हैं। तो ये फिजिकल इनएक्टिविटी प्लस डाइट हैबिट्स ये दोनों ही प्रेसिपिटेट करते हैं डायबिटिक मेलिटस। चौथा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जो किसी में भी हो सकता है, डेट इज इंक्रीजिंग एज। एज एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे सेल्स जो होते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क जो है प्रोपोर्शनेट बढ़ने लगता है। और उसमें साथ में अगर इंक्रीजिंग एज भी है मोर देन 45 ईयर्स के बाद, मैंने पहले भी बताया कि मोर देन 45 ईयर्स के बाद यह एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होता है कि सभी को जो है अपने डायबिटिक मेलिटस के लिए स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि इस एज के बाद डायबिटीज़ होने की संभावना जो है वो 60% बढ़ जाती है। अगर साथ में आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, डाइट्स हैबिट्स भी बहुत पुअर है, वेट गेन कर रहे हैं और साथ में एज बढ़ रहा है, तो इस सब जो है लीथल फैक्टर्स है जो कि डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं। पांचवा रिस्क फैक्टर्स है हाई ब्लड प्रेशर्स। हाई ब्लड प्रेशर्स भी एक जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं डायबिटिक मेलिटस से, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के वजह से भी हमारे सेल्स में बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने लगते हैं। उस कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और वो डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर अभी उभर के आया है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब बॉर्डर लाइन डायबिटीज। अब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसे हम IGT बोलते हैं, वो डिफिनीशन बाई जाए कि किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 110 से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो वो IGT के श्रेणी में आता है, उसे हम IFG कहते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। उसी तरीके से किसी आदमी में अगर पोस्ट पैरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स के बाद जो होता है वो मोर देन 160 आने लगा, तो क्लियर कट डायबिटीज़ में नहीं है, बट इन फ्यूचर जो है उसको डायबिटीज़ हो सकता है, ओवर डायबिटीज जिसे बोलते हैं मेलिटस। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो फीमेल्स में आजकल कॉमन देखने को मिला है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड में डिटेक्ट होता है कि उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड होने लगती है। तो इन फ्यूचर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद भी उसमें डायबिटीज मेलिटस जो है वो आपको ओवर अपीयर होने का चांस होता है, जो कि 80% केसेस में 1 ईयर 2 ईयर के बाद अगर आप सब कुछ कंट्रोल करें तो वो आपको कंट्रोल हो जाते हैं। 20% वो ओवर डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हमारी फीमेल्स के लिए कि जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको मतलब ऐसा क्या मतलब पता कैसे चलेगा कि उनको थोड़ा सा शुगर का इशू आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो उनको प्रायर कब जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए? ये थोड़ा अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस भी है और ऐसे भी रेगुलर प्रैक्टिस में हो गए हैं कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट या जो फर्स्ट जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं उसमें हम लोग आपको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए किया जाता है उसको हम लोग साथ में रूटीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना दिया गया है, तो वो करवाना चाहिए। और दूसरे की वैसे फीमेल से जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिसमें थायराइड का प्रॉब्लम पहले से ही परसिस्ट कर रहा है, उसके अलावा उसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल हेल्दी डाइट्स वगैरह अच्छा से नहीं ले रही है, तो वो सब में एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। क्योंकि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशंस जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उस पर तो है ही, उसके अलावा जो बच्चा गर्भ में है
उसको भी ये बहुत सारी चीज़ में अफेक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे कंजेनाइटल डिजीज हो जाते हैं, उससे ओवरवेट बढ़ने हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी जो होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मतलब इनिशिएशन ऑफ लाइफ से ही जो है वो हर प्रेग्नेंट लेडी को इसके बारे में प्रिकॉशन लेना चाहिए, और सबको एक बार अपने डायबिटीज का चेकअप जो है एंटीनेटल विजिट में जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो तो कराना चाहिए। सर, आफ्टर रिस्क फैक्टर हम ये डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत कैजुअली लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को, जिनको ये पता नहीं होता है कि डायबिटीज़ अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है तो उनका फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करते हैं। डायबिटीज का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है, सही बताएं कि बहुत सारे पर्सनस वो अवेयर तो एक होते नहीं हैं, और अवेयर है भी तो चलो ठीक है, शुगर का लेवल कंट्रोल है तो मैं अब आराम से जो है गैप लेकर के, बहुत सारे बीच में जो है वो कंप्लायंस की कमी हो जाती है, और वो अपने रेगुलर जो है फिजिशियंस, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियंस है, उसको कभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस हमेशा करते रहना चाहिए कि अनकंट्रोल डायबिटीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लाइक अनकंट्रोल डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, एक माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकंड वन इज मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, फर्स्ट मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। आई सबसे पहले आई को अफेक्ट करता है, जिसे हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें रेटिना की जो नसें होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और वो एक बहुत ही लीडिंग कॉज है वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस का। ब्लाइंडनेस का एक बहुत ही लीडिंग कॉज है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो पहला ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स बोलते हैं कि पैर हाथ में झिनझिनाहट होती है, सूनापन आता है, दर्द रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, तो इसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें कि लिम्स के जो नसें होती है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो ये एक दूसरा कॉम्प्लिकेशंस हो गया माइक्रोवैस्कुलर्स में। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है आपका CNS को अफेक्ट करता है, ब्रेन को, जिसे हम लोग जिसमें कि स्ट्रोक वगैरह होने लगते हैं, डिमेंशिया होता है, तो जिसमें भूलने की बीमारी होती है, ब्रेन की नसें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सब डैमेज होने लगते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस के कारण। तो इसके कारण एक CNS का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। चौथा जो क्राइटेरिया है वो है मैक्रोवैस्कुलर्स, जो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, लाइक हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जिसमें कि हम लोग को जो है CVA होती है, जिसमें कि इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, जिसमें MI हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो गए। चौथा होता है किडनी। जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है अभी जो किडनी डिजीज का, वो है लीडिंग कॉज है डायबिटीज मेलाइटिस, ऑल ऑफ यू नो, जिसे हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिसमें कि इनिशियली क्या होता है कि यूरिन से प्रोटीन का लॉस होने लगता है। शुरू में माइक्रो एल्बुमिन आने लगते हैं, बाद में ओवर प्रोटीन आने लगते हैं, और धीरे धीरे वो किडनी को डैमेज कर देते हैं। तो हर पर्सन जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार जो है यूरिन का टेस्ट करना चाहिए, माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कहते हैं। वो सबसे इनिशियली आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके किडनी जो है वो डैमेज होने के कगार पे है। और चौथा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है हमारा डायबिटिक फुट, मैक्रोवैस्कुलर, जैसे कि लिम्स के जो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सप्लाई जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे नंबनेस होती है, और थोड़ा भी चोट लगने से वो जो डायबिटिक फुट होने लगती है। तो डायबिटिक फुट जो है उसको हील करना बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर उसको आप अगर अच्छे से प्रॉपर मैनेज नहीं करें तो उसमें क्या होता है, लिम्स को एम्पुटेट करने की ज़रूरत होती है, हट काटने की ज़रूरत पड़ती है। और एक और कॉम्प्लिकेशंस होता है वो है गैंग्रीन। गैंग्रीन डेवलप कर जाते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशंस काफ़ी कम हो गया ब्लड, और हमारा पैर हाथ काम नहीं करने लगता है। तो ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है, इसको भी समय समय पे सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ डिस्कस करना चाहिए, और उस कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना चाहिए समय रहते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। सर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तक रिस्क फैक्टर से ये तो पता चल गया है कि हम लोग डायबिटीज़ को मैनेज जो है, अगर इनिशियल स्टेज में कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को ही जो है हम लोग उसको
अच्छे से हैंडल करे। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हर आदमी को एटलीस्ट मॉर्निंग जो है ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स का पर डे वीक में 6 डेज जरूर करना चाहिए। साथ में बहुत सारे एरोबिक एक्टिविटीज़ है, लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्टेयर पे आपका चढ़ना। तो ये सब आप करके बहुत सारे हद तक जो है अपने फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा आपका लाइफ स्टाइल, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग को लेना चाहिए लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट्स, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आप लें। डायरेक्ट मीठा कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, स्वीट्स हो गया, स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, या जंक फूड से हाई कैलोरीज, वो भी अल्टीमेटली जा करके वो कन्वर्ट होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, लीवर में जाकर के ग्लूकोज लेवल में, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा उसको यूज होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन वेज को कम से कम हम लोग अवॉइड करें, और साथ में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये सब जो है इस तरीके से हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करके बहुत हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्टिंग है शुगर मेरा, या फिर अभी रुक गया है, या फिर रेंज में आ गया है, तो वो स्विच कर जाते हैं खुद से आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे बहुत सारे अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में भी बहुत सारे पर्सन्स में देखने को मिलते हैं। बट कोई भी पैथी हो, वो इनिशियली आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अदर ऑर्गन्स पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन्स जो है उसमें ऑलरेडी सारे ट्रायल्स होके आते हैं कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका अदर ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन्स का इफेक्ट नहीं है, बट आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन्स में ये पार्ट लैकिंग होता है कि अदर ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इनिशियली बहुत सारे पर्सन्स टू पर्सन है, कुछ पर्सन्स में ठीक है, आयुर्वेदिक है, हर्ब्स है, प्लांट्स है, उसका ही पार्ट है, रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। इनिशियली कंट्रोल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसका कंट्रोल जो है वो पुअर होने लगता है। और अवेयरनेस की कमी होती है पर्सन्स में कि चलो मैं ये तो ले ही रहा हूँ तो मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है, तो वो समय समय पे उसका टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो जिस समय जब कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो डेवलप करता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, या किडनी डैमेज हो गई, लीवर खराब हो गई, तो उसका जो अदर्स सिम्टम्स होते हैं उसके साथ जब ट्रीटिंग फिजिशियन के पास आते हैं तब पता चलता है कि मेरा इतने दिन से तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रहा था, और वो जो है वो कॉम्प्लिकेट कर दिया अदर सिस्टम्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ड्रॉबैक्स है होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का। अगर आप आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, आपका कंट्रोल है, तो भी आप समय समय पे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स क्या लेते हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, वो भी अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो कोई भी पैथी जो है वो आप शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बट उसके लिए हम लोग समय समय पे स्क्रीनिंग करवाएं। डायबिटीज़, जैसा कि सर ने सारा कुछ आपको बताया, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, हाउ कैन वी मैनेज डायबिटीज़। मैं आपसे सिर्फ डाइट के बारे में डिस्कस करूँगी। डायबिटीज़ पेशेंट को अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना चाहिए, जैसा सर ने मेंशन करा। कार्ब्स एंड फाइबर दोनों बहुत कनेक्टेड हैं आपस में, एंड ये आपके जो जीआई टॉलरेंस एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो वी शुड बैलेंस आवर कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, ताकि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं उसके बाद सटाइटी हमको मिले, इसके लिए हमारा फाइबर का इंटेक होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर ने ये भी मेंशन करा कि जितना प्रोटीन हम लेते हैं उतना इनसफिशिएंट होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बट हम उस प्रोटीन को इंक्रीज़ करेंगे, नॉट इन फ्राइड और डीप फ्राइड फॉर्म। वी कैन टेक सूप ले सकते हैं हम चिकन का, बॉइल्ड एग खा सकते हैं, फैट जो फैट अच्छे होते हैं, ट्रांस फैट आप ले सकते हो। फैट बहुत हद तक हेल्प भी करते हैं आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में, क्योंकि वो आपके शुगर का ब्रेकडाउन जो होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, उसको स्लो डाउन भी करते हैं। तो फैट्स बुरे नहीं होते हैं, बट आप किस फॉर्म में ले रहे हो फैट, ये इम्पॉर्टेंट होता है।
सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइफस्टाइल। हम अभी जैसा हमारा ट्रेंड चल रहा है, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। वी आर नॉट मॉडरेट वर्कर और इन वर्कर क्लास। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है हमारा टाइमिंग और हमारे डाइटरी हैबिट। हम अभी जो पहले रोटी सब्जी हम ब्रेकफास्ट में लेते थे, अभी वी आर ईटिंग सैंडविच, बटर सैंडविच, मायोनीज वगैरह डाल के, एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वो खाने में जो चीज़ स्वादिष्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हेल्थ के लिए सही हो। तो आप थोड़ा सा आफ्टर एज ऑफ 30 और स्टार्टिंग एट एज ऑफ 30 वी कैन हैव हाई फाइबर डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल प्रोटीन एंड नॉर्मल फैट। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो डायबिटिक के पेशेंट ऑलरेडी हैं वो अपने टाइम को मेंटेन करें। जो फीडिंग का टाइम होता है उसका जो गैप है, मील गैप शुड बी मेंटेन। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह को नाश्ता करा एंड डायरेक्टली हम लंच लेंगे तो हमारा जीआई जो है वो मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है। 2-3 आवर्स हमारा गैप मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि 8:30 बजे अगर आपने नाश्ता किया तो 10:30 से 11 बजे यू शुड हैव वन फ्रूट। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, पपाया, जो भी जीआई जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, हम उस तरह के फ्रूट्स को लेने के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए ये रहेगा कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आफ्टर एज ऑफ 35 एवरी पर्सन शुड स्क्रीन फॉर डायबिटिक मेलिटस एटलीस्ट ईयरली, इन विच जो है यू शुड गो फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्टपरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड HbA1c। अपार्ट फ्रॉम दिस स्क्रीनिंग पार्ट्स, आप लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल्स अपनाना चाहिए। सारे पर्सन्स को कम से कम टाइम निकाल करके 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी मॉर्निंग वॉक या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। डाइट हैबिट्स जो है, जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको जो है हाई फाइबर वाले और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जो कि पर्सिपिटेट करता है डायबिटीज मेलिटस को भी, ब्लड प्रेशर्स को भी। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उसको अवॉइड करना चाहिए कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, स्ट्रेस ना लें और अपने जो है सेहत का ख्याल रखें। समय समय पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट कराते रहें। सो इट हेल्दी एंड रिमेन हेल्दी। थैंक यू।